आप देख रहे हैं दस्तक, आपके साथ मैं हूं श्वेता सिंह। वक्फ संशोधन बिल कल लोकसभा में पेश किया जाएगा, मगर इस बिल को लेकर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। हैरानी इस बात की है कि पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से मुस्लिम नेता बिल के बारे में अलग अलग राय रखते हैं। बीजेपी के मुस्लिम नेता कहते हैं कि मुस्लिमों के लिए यह बिल जरूरी है, और विपक्ष के मुस्लिम नेता कह रहे हैं कि यह बिल मुसलमानों का हक मार लेगा, उनकी संपत्तियां नहीं बचेंगी। सड़क से लेकर सदन तक देश में एक ही चर्चा है, वक्फ संशोधन बिल। कुछ विरोध में है, कुछ समर्थन में है और बहुत सारे टेंशन में है, क्योंकि सरकार ने ऐलान कर दिया है कि कल लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा। और इस ऐलान के साथ ही रचने लगा सियासत का संसार। मुसलमानों के खैरख्वाह कहलाने वाले तड़प उठे, हाय ये बिल क्यों। लोकतंत्र के अंदर हम लोग लड़ सकते हैं, यहाँ भी लड़ेंगे, यहाँ के बाद कोर्ट में लड़ेंगे। देखिए, ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है। संविधान की किसी भी धारा के ऊपर ओवरलैपिंग नहीं की जा सकती, और ये सीधे सीधे ओवरलैपिंग हो रही है। और जो संविधान ने हमें संरक्षण दिया है धार्मिक स्वतंत्रता का, उसके ऊपर बुलडोज हो रहा है। हैसियत क्या है इस चिश्ती की? कौन है ये चिश्ती? सरकारी नौकर है, 2 करोड़ रुपए दरगाह से लेता है। मुस्लिम समाज के कोई मुस्लिम समाज नहीं मानता ऐसे, कोई दलाल है बीजेपी के, ये बीजेपी के दलाल हैं। कितनी गजब बात है कि जिस बिल को कांग्रेस गैर संवैधानिक बताती है, जिस बिल को कांग्रेस मुसलमानों के खिलाफ बताती है, बीजेपी के मुस्लिम नेता ही उसी बिल को मुसलमानों के लिए सौगात से कम नहीं बताते। आम मुसलमान का ये मानना है कि वक्फ अमेंडमेंट जो एक्ट है, ये मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये बहुत हैरत की बात है कि कुछ खास दल, राजनीतिक दल और कुछ खास लोग केवल अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए मुस्लिम समाज के हितों को अनदेखा कर रहे हैं। अगर वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद जो वक्फ की लैंड है, वहाँ पे स्कूल कॉलेज बनेंगे, जहाँ गरीब मुसलमान का बच्चा, उसको अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य की व्यवस्था मिलेगी, तो कुछ खास लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? विपक्ष के नेता कहते हैं ये बिल मुसलमानों की संपत्ति पर कब्जा करने की साजिश है, किसी हाल में बिल को पास नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बिल वापस हुए हैं, तो ये क्यों नहीं हो सकता? हमारी अपनी निजी राय है। मैं नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करूंगा, इस विधेयक को वापस लेना। यही देश के हित में होगा, इस मुल्क के हित में होगा, जनता के हित में होगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तो कुछ नहीं कहा है। आप मुख्यमंत्री जी से आपने बातचीत की है? इस समय बाली मेरी बात पहुंची हो तक। क्या आपको लगता है नीतीश कुमार को क्या करना चाहिए? निश्चित हमको पूरा उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्टैंड लेंगे। स्टैंड क्या होगा सर? क्या होगा? वापस होना चाहिए, हम तो कहते हैं। गुलाम गौस उस जेडीयू के नेता है जो बीजेपी की सहयोगी है, और जिसके नेता ललन सिंह पहले ही लोकसभा में बिल का समर्थन कर चुके हैं। फिर भी इसी जेडीयू के एक और नेता अपने ही सीएम से अपील कर रहे हैं कि बिल का समर्थन न करें। हम उम्मीद ये रख रहे हैं कि चाहे नायडू जी जो वहाँ आंध्रा के इतने मजबूत सिपाही सेकुलरिज्म के हैं वो, और मैं समझता हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी रात में इस पर कोई न कोई नजरसानी करेंगे कि ये बिल वापस ले लिया जाए। लेकिन बिल पर सवाल उठा रहे लोगों को जवाब बीजेपी के ही मुस्लिम नेता देते हैं कि इसलिए बिल वापस नहीं हो सकता क्योंकि बिल में मुसलमानों की बेहतरी के बीज छिपे हैं। एक शानदार मुकद्दर बनाने की कोशिश है ये बिल। वक्फ मुस्लिम कल्याण दिवस के नाम से ये दिन जाना जाएगा, क्योंकि आज तक कभी भी वक्फ से दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों का कोई वेलफेयर, कोई कल्याण नहीं हुआ। आदरणीय मोदी सरकार इस अमेंडमेंट के जरिए करोड़ों करोड़ मुसलमानों के उत्थान के लिए, उनके वेलफेयर के लिए ये जो काम करने जा रही है, इसके लिए हम देश के तमाम मुसलमानों की तरफ से दबे कुचले पिछड़े के ये बिल उनके कल्याण का बिल होगा, और इससे हमारे मुस्लिम समाज के बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, उनका कल्याण होगा। मुस्लिम बहनों की जो बच्चियां हैं उनकी शादियां होंगी, उनका वेलफेयर होगा।
विपक्ष के नेता खुलकर कहते हैं कि मुसलमानों के हक पर यह बिल डाका है। इस बिल को वो किसी भी सूरत में समर्थन नहीं देंगे। ये डिस्क्रिमिनेटरी बिल है और ये बिल किसी भी तरह मंजूर नहीं है। हमारी पार्टी इसका विरोध करेगी। और बीजेपी कहती है कि ऐसी बातें करके विपक्ष मुस्लिम समाज को बरगलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुस्लिम समाज बहकावे में नहीं आएगा। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के बारे में गलतफहमी पैदा की जा रही है। मुसलमानों को भड़काने में कांग्रेस और अन्य पार्टियां लगी हुई हैं। कांग्रेस का जो इकोसिस्टम है, जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन में उनके लोग बैठे हुए हैं, वो पूरी तरह गाइडेड हैं और वही गुमराह कर रहे हैं। जिस तरह सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर, CAA पर मुसलमानों को भड़काया था, शाहीन बाग कराया था, वही लोग हैं वो वक्फ एक्ट पर गुमराह कर रहे हैं। बीजेपी के मुस्लिम सांसद तो यहाँ तक कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी करते हैं उसमें मुसलमानों का बेहतर भविष्य ही है। संघ मोदी जी ने और संघ परिवार ने जो डिसीजन लेगा वही अच्छा होगा, वही देश के लिए अच्छा होगा। तो आप मानते हैं क्योंकि जगह जगह विरोध हो रही है? वो जो होगा वो तो होगा, लेकिन एक बात ही बोलेंगे, मोदी जी का जो डिसीजन है वो डिसीजन ही सब देश का सही होगा। अब वक्फ संशोधन बिल दो धड़ों में बटा हुआ है। एक वो मुस्लिम नेता हैं जो बिल के समर्थन में कुलाचे मार मार के बिल की खूबी बता रहे हैं, और एक वो मुस्लिम नेता हैं जो बिल के विरोध में तिलमिलाते हुए बिल की खामियां गिना रहे हैं। इन खूबियों और खामियों की बयानबाजियों के बीच कल 12 बजे लोकसभा में बिल पेश होगा। 6 से 8 घंटे चर्चा के लिए समय दिया गया है। कहने की बात नहीं है कि 8 घंटे हंगामा खेज रहेंगे। आज तक ब्यूरो। सियासी दलों की तो बात फिर भी समझ में आती है कि वो अपनी सहूलियत के हिसाब से बयानबाजी करते हैं, मगर हैरानी इस बात की है कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर मुस्लिम संगठन और मुस्लिम धर्म गुरुओं में भी एक राय नहीं है। एक पक्ष ऐसा है जो बिल के समर्थन में कसीदे पढ़ रहा है, दूसरा पक्ष बिल की खामियां गिना रहा है, उसे मुसलमानों के लिए खतरनाक बता रहा है। वक्फ बिल पर घमासान मचा हुआ है। सियासी जमातें अपने अपने हिसाब से वक्फ बिल का समर्थन और विरोध कर रहे हैं। उन बयानबाजियों के बीच ये पोस्टर देखिए। दिल्ली में जनता मुस्लिम अंजुमन ने वक्फ बिल के समर्थन में ये टी-शर्ट जारी की है। इस टी-शर्ट में बिल का समर्थन करते हुए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया गया है। वक्फ बोर्ड मुस्लिमों की संपत्ति से जुड़ा बोर्ड है, मुस्लिमों का ही इससे लेना देना है, इसीलिए मुस्लिम संगठनों का रुख भी समझना चाहिए। जनता मुस्लिम अंजुमन ने भले ही मोदी को धन्यवाद कर दिया, मगर बहुत सारे मुस्लिम धर्मगुरु बिल के विरोध में खड़े हैं। वक्फ का मामला हमारे यहाँ खालिसतन 100% मुसलमानों का अपना मजहबी मामला है। इसमें किसी किस्म की सियासत और राजनीति ना होनी चाहिए जो हो रही है, और जो भी अमेंडमेंट्स प्रपोज हैं उस सिलसिले में पर्सनल लॉ बोर्ड पहले ही क्लियर कर चुका है कि ये अमेंडमेंट्स हमें क्यों कर नामंजूर हैं। हैरानी इस बात की है कि एक मुस्लिम धर्मगुरु विरोध में है, दूसरे मुस्लिम धर्मगुरु समर्थन में खड़े हैं। इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल के मुखिया वक्फ बिल की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं। देखिए, मैं तो पहले दिन से ही कह रहा हूँ कि जो मिसलीड किया जा रहा है कम्युनिटी को इस बिल के नाम पे कि साहब दरगाहें छीन जाएंगी या हमारे मुस्लिम जो इदारे हैं दूसरे वो चले जाएंगे, तो ये बात तो सही नहीं है। ठीक है, आपकी असहमति है वो अलग बात है, लेकिन हमारा मानना ये है कि जो भी अमेंडमेंट हो वो इन दी इंटरेस्ट ऑफ तमाम रिलीजियस प्रॉपर्टी जो वक्फ से अटैच है उसके इंटरेस्ट में होना चाहिए, उसको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। बिल्कुल मेरा मानना भी यही है और सरकार की मंशा भी यही है। और दूसरा ये कि वो इन दी इंटरेस्ट ऑफ कम्युनिटी भी होना चाहिए, वो क्योंकि वक्फ का बेसिक मकसद ही ये, कंसेप्ट ही यही है। और जो गुमराह कर रहे हैं, मैं उनसे तमाम लोगों से ये अपील करूँगा कि वक्त गुमराह करने का नहीं है, सब मिल करके अच्छा एक्ट पास कराएं। वक्त की ज़रूरत है और इसको कतई आम मुसलमान ये ना समझे कि ये इस्लाम के खिलाफ काम हो रहा है। नहीं, ये भारत सरकार ने 1954 में एक कानून बनाया था जो समय समय पर अमेंडमेंट होता गया है और दोबारा अमेंडमेंट हो रहा है। इस्लाम को समझने वाले कुछ लोग बताते हैं कि ये बिल मुसलमानों के हितों के लिए नहीं है, ये बिल मुसलमानों को नुकसान पहुंचाएगा, उनकी संपत्तियां कब्जा कराएगा। इस बिल में ये कहा गया कि जो 12 साल तक कब्जा किए हुए रहेगा वो ज़मीन उसकी हो जाएगी। तो ये तो सीधी बात है कि जो लोग भी कब्जा किए हुए हैं ये कानून उनको कानूनी राह से वो ज़मीन उनके हवाले करना चाहता है। और भी इसमें जो खामियां हैं, इसलिए हम भारत सरकार से ये अपील करते हैं कि इस बिल को वो वापस ले
माननीय मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जी हैं, जेडीयू के लीडर हैं, हम उनसे अपील करते हैं कि वो इस बिल का समर्थन नहीं करें। लेकिन दूसरी ओर बीजेपी से जुड़े मुस्लिम नेता कहते हैं कि अब तक वक्फ में जो लूट का लाइसेंस था, वो लाइसेंस अब नहीं रहेगा। गरीब मुसलमान को उसका हक दिलाएगा ये संशोधन बिल। पूरे देश भर में मुस्लिम समाज की तरफ से इसका इंतजार किया जा रहा है कि ये बिल जल्दी आए। और कांग्रेस ने लूट का लाइसेंस जो बांटा था वक्फ बोर्ड को, और वक्फ बोर्ड जिस प्रकार से अनेकों की जगह को उन्होंने सस्ते मध्य दामों में बेच दिया, वक्फ बोर्ड में काम करने वाले जो हमारे पदाधिकारी हैं उन्होंने भ्रष्टाचार किया। कांग्रेस और सपा बसपा के नेताओं ने अपने कार्यकाल में वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को औने पौने में बेच दिया। उन ज़मीनों का हिसाब किताब हो। बीजेपी के मुस्लिम नेता कुछ भी कहें, मगर मुस्लिम धर्मगुरुओं को बीजेपी की बात समझ नहीं आती। वो बार बार कहते हैं कि ये बिल मंजूर नहीं, किसी भी हाल में मंजूर नहीं। जिस तरीके से वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेके बातचीत चल रही है, ऑल इंडिया शिया फैसला बोर्ड पूरी तरीके से इसकी मुखालिफत इसलिए कर रहा है क्योंकि वक्फ माले खुदा, माले रसूल, माले इमाम है। और जिस तरीके से ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने पूरे मुल्क का घूम घूम के सर्वे किया और उसके बाद में ऑल इंडिया शिया फैसला बोर्ड ने जो उनको बाकायदा जिस तरीके से अपने सामने जो उनको पेश किया, तो उसको पूरी तरीके से उन्हें नजरअंदाज किया है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन तो यहाँ तक कहते हैं कि वक्फ संशोधन बिल का विरोध मुस्लिम समुदाय नहीं कर रहा, वही लोग मुखालफत कर रहे हैं जो विपक्षी दलों से जुड़े हुए हैं। मुसलमान मुखालफत नहीं कर रहा है, देश का मुखालफत कर रहे हैं जो पॉलिटिकल मुसलमान हैं, चाहे वो कोई एनजीओ हैं, कोई संगठन है, कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो विरोध कर रहे हैं। और वो जानते हैं कि सत्ता तक पहुंचने का रास्ता शायद इस अराजकता से निकल सकता है, इसलिए मुस्लिम समाज को डराया जा रहा है। उसे बार बार कहा जा रहा है, जैसे पहले भी सीएए पे बोला था कि आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, तो क्या छीनी गई? उससे पहले कहा था मोदी आ जाएंगे तो गुजरात की तरह कत्लो गारत मच जाएगी, रहना दूभर हो जाएगा इस देश में। क्या हुआ? मुस्लिम धर्मगुरुओं और मुस्लिम संगठनों को चला रहे लोगों के बीच में वक्फ बिल को लेकर एक राय नहीं है। जाहिर सी बात है कि जब कल ये बिल पेश होगा उसके बाद ये टकराव और बढ़ेगा। आज तक ब्यूरो। देश की राजनीति में एक सवाल हमेशा उठता रहा है, क्या मोदी सरकार मुसलमानों के खिलाफ है? क्या सच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम समाज की अनदेखी की है, या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है? सच्चाई को समझने के लिए हमें तथ्यों और आंकड़ों को देखना होगा। सबका साथ, सबका विकास, ये तो हम सबका दायित्व है। 2014 में सत्ता बदली तो कमान पीएम मोदी के हाथ में आई। करोड़ों मुसलमानों की आंखों में झांककर पीएम मोदी ने वो कहा जिसे देश और दुनिया भी सुनना चाहती थी। समग्र विकास तभी संभव है जब आप यह देखें कि मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान शरीफ है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर है। मुस्लिम सशक्तिकरण के लिए मोदी सरकार ने योजनाओं की बाढ़ लगा दी, जिसका सीधा फायदा मुस्लिम समाज को मिला। प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना 2024-25 में सरकार ने 5 लाख से ज्यादा मुस्लिम छात्रों को स्कॉलरशिप दी, जिससे वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। नई शिक्षा नीति यानी NEP के तहत मदरसों के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया, जिससे 10 लाख से ज्यादा मुस्लिम छात्र मुख्यधारा की शिक्षा से जुड़ सके। हुनर हाट, मोदी सरकार की इस पहल से 8 लाख से ज्यादा मुस्लिम कारीगरों को रोजगार मिला। वोट बैंक की राजनीति में एक छलावा, एक काल्पनिक भय, एक काल्पनिक वातावरण और डर का माहौल पैदा कर करके उनको दूर भी रखा, दबा करके भी रखा और सिर्फ चुनाव में उपयोग करने का खेल चला। एक गरीब मुस्लिम परिवार का सपना होता है कि उसका बच्चा पढ़ लिख कर आगे बढ़े। ये सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि सपनों को उड़ान देने की कोशिश है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2024-25 में 30% से ज्यादा ऋण मुस्लिम समाज को मिला, जिससे छोटे व्यापारी और स्टार्टअप को बढ़ावा मिला। पीएम आवास योजना, पिछले 10 वर्षों में 10 लाख से ज्यादा मुस्लिम परिवारों को पक्के घर मिले। जल जीवन मिशन 2024 तक 90% मुस्लिम बहुल गाँवों में पाइप से स्वच्छ पानी पहुँचाया गया। जब किसी गरीब के सिर पर छत आती है तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं जुड़ते,
बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। हम तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं ना, वो नारा नहीं है, हर पल उसको जीना है साथी, सबको साथ लेना है। और आप देखिए जब सबको साथ लेते हैं ना तो विकास की गति भी बहुत बढ़ जाती है। मोदी सरकार मुस्लिम समाज के विकास की बात कर रही है, लेकिन विपक्ष इसे महज दिखावा बताता रहा है। न पढ़ने का मौका मिला न कुछ है, और बहुमत के बल पर उनको पास करा लिया। यहाँ भी करा लेंगे, इनका उद्देश्य यही है। जब से सत्ता में बीजेपी आई है, बीजेपी का उद्देश्य सिर्फ ये रहा है कि किस तरह से इस देश में सद्भाव बिगड़े। प्रॉपर्टी छीन रहे ही ऐसा है, ये तो बिल आ रहा है, बिल नहीं आया उससे पहले प्रॉपर्टी नहीं छीनी जा रही। लोग प्रॉपर्टी छोड़िए, लोगों को जान से मारा जा रहा है, लोगों की हत्याएं की जा रही हैं, लोगों को पुलिस संरक्षण में मारा जा रहा है, तो प्रॉपर्टी छीनने का अगर उन्हें संदेह है, डर है तो सही है। पीएम मोदी ने मुस्लिम बच्चियों और महिलाओं के लिए इन 10-11 वर्षों में कई बड़े फैसले लिए, जैसे 3 तलाक कानून। मोदी सरकार ने 3 तलाक पर रोक लगाकर लाखों मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, मुस्लिम लड़कियों को उच्च शिक्षा में सहायता देने के लिए 2024-25 में 10,000 करोड़ से ज्यादा का बजट आवंटित हुआ। बिना महरम के भी हज जाने की मुस्लिम महिलाओं के लिए रास्ता मोदी सरकार में ही साफ हुआ। 3 तलाक की प्रथा जब खत्म होती है तब सिर्फ बेटियों को न्याय मिलता है ऐसा नहीं है, उस पिता को भी न्याय मिलता है, उस भाई को भी न्याय मिलता है जिसकी बेटी 3 तलाक के कारण घर लौट के आती है, जिसकी बहन 3 तलाक के कारण घर लौट के आती है। इसलिए ये पूरे समाज के कल्याण के लिए है, ये सिर्फ कोई महिलाओं के लिए है और पुरुषों के खिलाफ ऐसा नहीं है, ये मुसलमान पुरुष के लिए भी उतना ही उपयोगी है। जब एक मुस्लिम महिला को 3 तलाक से आजादी मिली तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। मोदी सरकार पर मुस्लिम विरोधी होने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन आंकड़े कुछ और ही बताते हैं। विपक्ष ने हमेशा इसे सियासी चश्मे से देखा, लेकिन हकीकत यही है कि लाखों मुस्लिमों को मोदी सरकार की योजनाओं का फायदा मिला है, यानी सबका साथ सबका विकास। आज तक ब्यूरो। अब सवाल यह है कि अगर सच में मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास के फॉर्मूले पर चलती है तो फिर बीजेपी से मुस्लिम मतदाता क्यों दूरी बनाए रखते हैं? आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो मालूम चलेगा कि भले ही धीरे धीरे, लेकिन 2014 के बाद से बीजेपी को मिलने वाले मुस्लिम वोटों में इजाफा हुआ है। मुस्लिम समुदाय में एक तबका ऐसा जरूर है जो पीएम मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर वोट देता रहा है। 2009 में मुस्लिम समाज के वोटर बीजेपी के पक्ष में कम वोट डाल रहे थे, लेकिन जब 2014 में मोदी का पीएम के तौर पर चेहरा देखा तो सियासत बदल गई। ये आंकड़े भी इसकी गवाही देते हैं। 2014 लोकसभा में 8%, 2019 लोकसभा में 8% और 2024 लोकसभा के चुनाव में भी 8% मुसलमानों ने बीजेपी के पक्ष में वोट किया। वहीं 2024 लोकसभा में मुस्लिम समाज के वोटिंग पैटर्न भी काफी कुछ कहता है। यूपीए में एनडीए को 2% तो इंडिया गठबंधन को 65%, बिहार में एनडीए को 12% तो इंडिया गठबंधन को 87% मुस्लिम वोट मिले। एमपी में एनडीए को 6% तो इंडिया गठबंधन को 86% वोट मिले। वहीं ममता के गढ़ में एनडीए को 7% मुस्लिम वोट मिले और इंडिया गठबंधन को 73% मुस्लिम वोट मिले। कर्नाटक में एनडीए को 8% मुस्लिम वोट मिले तो विपक्ष को 92% मुस्लिम वोट मिले। लेकिन दिल्ली में एनडीए को 14% वोट मुस्लिम वोटरों के मिले, जबकि इंडिया गठबंधन को 83% वोट मिले। राजस्थान में भी दिल्ली की तरह 14% मुस्लिम वोट एनडीए को मिले, जबकि इंडिया गठबंधन को 68% मुस्लिम वोट मिले। वहीं गुजरात में सबसे ज्यादा 29% मुस्लिम वोट एनडीए को मिले तो इंडिया गठबंधन का वोट फीसदी गिरा। गुजरात में 59% वोट ही हासिल कर सका इंडिया गठबंधन। आज तक ब्यूरो।